बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदेद कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक मुकम्मल तफसीली फैसला 86 सफ़ात पर मुश्तमिल है जो कि सामने आ गया है। साबिका हुकूमत के मामलात में बैरूनी मुदाखलत का मामला हो या फिर डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग हो, तहरीक अदम एतमाद का मामला हो, इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला सामने आया है उसकी इम्प्लीकेशन सियासी और अवामी सतह पर क्या होंगी, इसके ऊपर हारून साहब से हम तफसील से बात करेंगे। IMF के हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट ये खुशखबरी सुना रही है कि फाइनली एक मुआहिदा हमारा तय पा गया और जल्द ही एक किस्त पाकिस्तान के लिए रिलीज़ कर दी जाएगी। ये किस्त रिलीज़ करने के बदले में मज़ीद कौन कौन सी शराइत हैं जो कि रखी गई हैं और क्या उनके ऊपर अमल हो पाएगा या फिर नहीं, ये भी हम हारून साहब से जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो था पाकिस्तान का वो ख़त्म हो गया है या फिर कुछ अरसे के लिए कहा जा सकता है कि मुलतवी हुआ। तकरीबन 36 से 40 के करीब घंटे बाकी रह गए हैं पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन की जो मुहिम चल रही है दोनों तरफ से। आज हम ये बात करेंगे कि कितने चांसेस हैं, कितने मुमकिनात में ये बात शामिल है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटें ले जाएगी, तनासुब क्या रहेगा, ये इसके ऊपर बात करेंगे और कुछ और भी अहम मामलात हैं मुल्क की मुफाद को लेकर जिसके ऊपर बात होगी। अरुण साहब, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो फैसला दे रही है, मुअज़्ज़ज़ अदलिया का फैसला सर आंखों पर जिसे कबूल करना पड़ता है। राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि इस फैसले को नकात पे आती हूँ, वो कहते हैं इस फैसले के बाद तो फिर गद्दारी का मुकदमा सीधा सीधा। मरियम साहबा भी कहती हैं गद्दारी का मुकदमा बिल्कुल सीधा सीधा। नहीं, उनके कहने से क्या होता है, उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। एक इख्तलाफी नोट में यह बात है। इख्तलाफी नोट होता है, फैसला नहीं होता। फैसला वो है जो जजों की अक्सरियत ने दिया है। एक इख्तलाफी नोट से ये बात तय नहीं हो सकती। उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि साजिश की जो बात है वो साबित नहीं होती। ये भी नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई, साबित नहीं होती। ठीक है, इसलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट कह ही नहीं सकती कि बिल्कुल कतन कोई साजिश नहीं हुई है, तो वरना वो ये कहते ना कतन कोई ऐसी बात ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब नर्म अल्फाज इस्तेमाल किया। मुमकिन है अल्फाज कोट करने में मुझसे कुछ गलती हो जाए, इतनी बहुत बात याद नहीं रहती है, इतने बहुत से मौज़ूआत होते हैं, सारा दिन उस पर काम करते हैं तो कोई चीज़ मिस भी हो जाती है। तो वो अदालत के तमाम तर एहतराम के साथ वो जो है ये इख्तलाफी नोट में कहा गया है और ये तो कहीं नहीं कहा गया कि गद्दारी का मुकदमा चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा जानती है या राना सनाउल्लाह ज़्यादा जानते हैं। राना सनाउल्लाह ने तो ये भी कह दिया था कि पासपोर्ट जब्त कर लेंगे उन लोगों का जो आवाज़ें कसेंगे जी। तो उन्हें पता ही नहीं है कि ये है ही नहीं कहीं आइन में। हैकिंग पे है, हैकलिंग पे नहीं है। वो ये तो कसबाती से वकील है ना, और थोड़ी सी वकालत की है। हैकलिंग और चीज़ है, हैकिंग और चीज़। हैकलिंग है आवाज़ें कसना, और वो हैकलिंग समझ रहे हैं हैकिंग को। हैकिंग है, आपको पता ही है क्या है, वो तो बड़ी सीरियस मसला है। वो डेटा चुरा लिया जाए और उसको मिसयूज़ किया जाए तो उसमें हो सकता है, उसमें सज़ा है। पीका जो 2016 में आया है ला, तो वो और अच्छा फिर उन्हें यही नहीं पता या पता है तो जानबूझ के छुपा रहे हैं कि वो जो वाक़या हुआ जिसकी हमने भी उस वक्त मजम्मत की तो भाई इस तरह आवाज़ें नहीं कसनी चाहिए, तलखी पहले ही बहुत है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और बहुत बिगड़े PTI के लोग हम पे हामी बेशुमार, वो 1000 से ऊपर मैसेज मुझे मिले कि आप बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं ये वो तो पता चला कि एहसन इकबाल साहब की गलती थी, यानी उनकी गलती भी थी, उनकी छोटी गलती थी कि उनसे बहस कर रहे हैं। भाई आप रोक के एक आदमी को बहस क्यों कर रहे हैं? वो नवाज शरीफ का हामी है, अपने मफादात की वजह से हामी है। सही। और कोई उसूल थोड़ी होते हैं सियासत में, सियासत तो कारोबार की तरह होती है। वो उसूलों वाले और लोग थे, वो इस्तिस्नाई तौर पे होते हैं, वरना सियासत सारी दुनिया में कारोबार की तरह होती है। तो उन्होंने कह दिया कि इमरान खान तो नवाज शरीफ की जूती के भी बराबर नहीं है, तो जिम्मेदार कौन है? फिर पासपोर्ट तो उसका जब्त होना चाहिए, एहसन इकबाल साहब का, और उन पर पाबंदियाँ लगनी चाहिए। और राना साहब कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह शहबाज शरीफ साहब ने भी वैसे कहा और हैरत होती है, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने भी कहा और वज़ीर कानून ने भी कहा। और सबसे पहले राना सनाउल्लाह ने क्यों कहा? वो तो वज़ीर दाखिला है, उनका क्या काम है और वो कानून को कितना समझते हैं उसका अंदाज़ा हो गया। मैंने आपको उसकी एक मिसाल दे दी जी, और बहुत सी मिसालें हैं। फिर ये कि वो कोई मोहतात इज़हार ख्याल के आदी तो नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं।
फिर उसके जवाब में ज़ाहिर है और तलखी पैदा होती है। शेख रशीद ने फिर क्या कहा, उजरती कातिल तक उन्हें कह दिया जी जी जी, और मनशियात फरोश कह दिया। हालांकि मनशियात फरोशी तो कोई साबित नहीं हो, तो मुकदमा है, जब अदालत उसका फैसला करेगी तो पता चलेगा। सही। और इस तरह के लोगों के फैसले, वो मरियम नवाज अभी तकरीर कर रही थी कि ताकतवर को सज़ा नहीं मिलती, तो वाकई नहीं मिलती, ताकतवर को तो बहुत रेयरली सज़ा मिलती है। वैसे मरियम नवाज की तकरीर में बाई दी वे बीच में बात आ गई, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो कह रही हैं कि हमने 2018 में जेल में रह के अपना इलेक्शन लड़ा। जेल आपको सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था, इमरान खान ने नहीं भेजा था। सही। इमरान खान कोई चीफ जस्टिस नहीं है इस मुल्क के। खैर, बहरहाल वो गद्दारी का मुकदमा जो है, मेरा ख्याल है उसका कोई सवाल पैदा नहीं होता, कोई इम्कान नहीं है उसका। आर्टिकल 6 के तहत जिस पे किया था, फैसला भी दे दिया था जनरल परवेज मुशर्रफ पे, तो उस पर क्या अमल दरामद हुआ जी? उसे कहते हैं ना, इंटरपोल से कहते हैं कि भाई हमारी अदालत का फैसला है, तो उन्हें लेके आए और उन्हें लटका देते हैं फांसी पे। तो इस पे तो कोई ये नहीं, वो तो रोज़ आए दिन अदालतों के फैसले हाई कोर्ट के मनसूख होते हैं, सरकारी अफसरों के, हुकूमतों के फैसले मनसूख होते हैं। अभी इन्होंने कहा सब्सिडी देंगे 120 अरब की या 160 अरब की, तो वो अपना उसको रोक दिया। एक लिहाज से इलेक्शन कमीशन भी अदालत है। फिर राना साहब ने यह भी फरमाया कि इलेक्शन कमीशन ही इनको नाअहल करार दे दे, हाँ, डिसीट करे और इनको सजा दे। वो इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है इस मामले में? इलेक्शन कमीशन, अच्छा इलेक्शन कमीशन फर्ज कीजिए करे भी, तो इलेक्शन कमीशन की तो खुद मुतनाज़ा है, उसमें बेशुमार संगीन इल्ज़ामात है जिनके वो जवाब तक नहीं देते। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा कि नोटिस लेंगे। मेरा ख्याल है ऐसे ही ये इलेक्शन जो हो रहा है उसके लिए, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन ख़ास तौर पे, और वैसे एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, ज़हनी दबाव पैदा करते हैं। फवाद चौधरी ने उसका बड़ा सख्त जवाब दिया है और उन्होंने ठीक कहा है, मैं उससे एग्री करता हूँ, और मेरा ख्याल है अदालत भी एग्री करेगी। वो तो जब अदालत में जाएगा तो पता चलेगा। मैं अपना तासुर बयान कर रहा हूँ कि रस्से कम पड़ जाएंगे अगर इन चीज़ों पे फैसले होने लगे। अपना कहा है अपना स्पीकर ने कि हमने जो सही समझा, हमारी दानिस्त में जो कानून के मुताबिक था, आइन के मुताबिक था, वो हमने कहा। अदालत ने फैसला ज़रूर यानी उनका गलत करार दिया डिप्टी स्पीकर का, लेकिन ये नहीं कहा अदालत ने कि इन पर दफ़ा 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए। न चलाने के लिए कहा, न चलाया जा सकता। और फ़र्ज़ कीजिए ये जाते हैं अदालत में तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा इसका। इस तरह आप लीडरों को गद्दार करार देने लगें तो फिर बचेगा कौन? ठीक है, फिर तो नवाज शरीफ साहब तो 3 दफ़ा बरतरफ हो चुके हैं, फिर उन पर भी चलेगा। 3 दफ़ा बरतरफ हुए हैं, ठीक, फिर उन पर भी चलेगा, और बहुत से लोगों पे चलेगा। और ये अभी मरियम नवाज जो सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद कर रही थी, नाम लिए बगैर बार बार ये किया और वो किया और फलां किया, और नवाज शरीफ साहब ने कितनी तनकीद की है जी अदालतों पे। ये 4 जजों को क्या हक है? वो कहते थे 4 जजों को क्या हक है जी, 5 जजों को क्या हक है जी, चंद जजों को क्या हक है? और 22 करोड़ अवाम ने मुझे मुंतखब किया था। आपको कौन सा 22 करोड़ अवाम ने मुंतखब किया था? ये लीडर एक अजीब गरीब बात करते हैं। सही है, ठीक है। 22 करोड़ में से 8 करोड़ आदमी वोटर हैं, 10 करोड़, और उसमें से 12-15% वोट डालते हैं। किसी एक के जीतने वाले के वोट तो 10-12% से ज़्यादा नहीं होते, 4-4 उम्मीदवार होते हैं, तो 22 करोड़ कौन से आपको सपोर्ट कर रहे हैं? लोगों की अक्सरियत तो बेजार है, ठीक है, लोग वोट डालते ही नहीं हैं, बहुत थोड़े लोग वोट डालते हैं। मैं इस तरफ भी आती हूँ हारून साहब। कीमे वाले नान खिलाते हैं, वो खिलाते हैं, अपना बिरयानी खिलाते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं, पैसे देते हैं, चौधरियों के दरवाज़ों पे जाके बैठ जाते हैं, खुशामदीद करते हैं, तरक्याती बजट पेश करते हैं अरकान असम्बली को, और हर तरह से ओबलाइज करते हैं, और फिर इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक ये पहले से आलूदा माहौल को और आलूदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या क्या पापड़ बेलते हैं जीत के लिए हारून साहब, मैं इसके ऊपर बात करती हूँ, और चले तो उसका ये चले जाएं अदालत में तो कोई नतीजा नहीं। ठीक है हारून साहब, मैं इसके ऊपर मजीद बात करती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप फवाद चौधरी साहब से मुतालिक बात कर रहे थे। एक तो ये बताइएगा कि गर्दनें और रस्सों का जो मामला है उसका इशारा किस तरफ है, और दूसरा उनकी जुबान सख्त है। इमरान खान साहब तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि मुझे बड़ा शदीद सदमा पहुंचा, मैं दुख में हूँ इस फैसले के आने के बाद। नहीं, वो सही आप कह रहे हैं, जुबान इतनी सख्त जुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन देखिए ना, 3 मार्शल लॉ को तो अपना 4 मार्शल लॉ को सही करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने,
और चौथा मार्शल है जो याहिया खान का जो था, उसको बाद में जो है उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि वो फ़ैसला सुन के मैं अदालत से निकल रहा था, SM ज़फ़र साहब मिले तो मैंने कहा कि बड़ा अच्छा फ़ैसला है। उन्होंने कहा कौन सा फ़ैसला, ये अच्छा कैसे हो गया? ये उस वक्त फ़ैसला करते ना जब याहिया खान सारी ख़राबी कर रहा था और मुल्क टूट रहा था। तो ये क्या उन जजों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी? ज़ाहिर है नहीं की जाएगी। और अदालतों के बारे में तो ये कहा जाता है कि भाई आप उनकी नीयत पर शुबा कर ही नहीं सकते। और बहुत से लोग हैं। अच्छा, उन सियासतदानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जो मार्शल्लाओं का साथ देते रहे, सारे गैर आईनी थे। ज़ाहिर है अब सब कहते हैं गैर आईनी है। यानी नवाज शरीफ साहब तो गोद में पले उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के और फौज के, उन्होंने वज़ीर बनाया, उन्होंने वज़ीर आला बनाया, उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया, ये कोई सीक्रेट तो नहीं है। और कितने सियासतदान हैं, भुट्टो साहब जो हैं वो 8 साल तक अयूब खान के मिनिस्टर थे, 8 साल तक, कोई एक आध दिन की बात नहीं है, 58 से 66 तक। सही। वो जाके ताशकंद मुआहदे की आके उन्होंने कौमी असम्बली में वकालत की थी। और उस सियासतदानों की तो कोई तादाद आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कितनी होगी, हज़ारों में नहीं होगी, निचली सतह तक होगी, शायद लाखों में पहुंच जाए। तो आप उनके लिए उनको फांसियाँ देंगे, उनके लिए रस्से तैयार करेंगे? ये कभी दुनिया में हुआ है या हो सकता है? देखिए, सियासत के बारे में कहा जाता है आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। दूसरी बात यह, आप तारीख से नहीं लड़ सकते। आप माजी का अगर हिसाब किताब करना शुरू करेंगे, 75 साल का, कब्रें खोदेंगे, लोगों की लाशें लटकाएंगे अपना फांसियों पर, ये तो नहीं हो सकता। बहुत माजी के सब हुक्मरानों ने गलती आइंदा के लिए किया जाता है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और आइंदा का मैं आपको बड़ा सादा नुस्खा बताता हूँ। परसों तरसों इलेक्शन है, उसमें धांधली न करें। तो बिल्कुल तलखी कम होना शुरू हो जाएगी। यानी जीत जाए, बेशक नून लीग जीत जाए, छोटा मोटा जोड़ तोड़ जो है उसको तो शायद वो माफ़ कर दें, लेकिन अगर फायरिंग करेंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे, जिसका अंदेशा है, उनके पोलिंग एजेंटों को ख़रीदेंगे जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और कहा नहीं जा सकता कि भाई क्या हो रहा है, और मोटरसाइकिल दिए जा रहे हैं और पैसे दिए जा रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं। हम तो उन्हें दोहराते नहीं हैं, एक वज़ा में पहले ही बहुत तलखी है और बढ़ जाएगी। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, ऐसी बात कर रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, और तलखी बढ़ाते जा रहे हैं। और इनको श्रीलंका नज़र नहीं आ रहा कि भाई लोगों को, यह भी शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जी ये कई कौमों ने कर्जे लिए, ये किसी कौम ने 22 प्रोग्राम तो नहीं लिए, और इन शरात पे तो बिल्कुल ही नहीं लिए जिन शरात पे आप ले रहे हैं इस वक्त। सही। और बिल्कुल ही आपने सरेंडर ही कर दिया और कह दिया हम आपके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। उधर चीन मौजूद है, रूस मौजूद है, और बहुत से मुल्क मौजूद हैं जो आप अपने उसको 400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के का कमिटमेंट मिल गई ईरान को, तो आपको क्यों नहीं मिल सकती जी? आप कोई शूदर हैं? आप 22 करोड़ का मुल्क है, इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का, ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ रिटारिक है, और इससे सिर्फ तलखी बढ़ेगी। और ये एक की बात नहीं है, सबका यही हाल है। इक़्तिदार की भूख में लोग दीवाने हो जाते हैं और इल्ज़ाम तराशियाँ करती हैं सोचे समझे बगैर। ये तो इस मुल्क में कोई अदालत हो तो इसके अक्सर लीडर जो हैं वो तकरीर ही ना कर सकें, उन पर पाबंदियाँ लग जाएंगी। ये आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? ठीक। मुसीबत यह है कि हमारा तो अदालती निज़ाम ही जो है वो 130वें नंबर पे है। वो सारा सिस्टम ही अभी क्या हुआ, अभी मनी लॉन्ड्रिंग तो साबित है ना शहबाज शरीफ साहब पे और हमजा शहबाज साहब पे, तो वो तो सारे अफसरों का ही तबादला हो गया, वो केस ही बंद हो गया। वो अपना बंद तो नहीं, ख़त्म तो नहीं हुए, मुलतवी हो रहे हैं। 3 साल 4 साल कैसे केस मुलतवी हो जाते हैं भाई? 2-4 हफ्ते में अपना फर्द जुर्म आयद होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बेगुनाह है तो उनको फारिग करें। और वो मनशियात के केस में राना सनाउल्लाह पे 3 साल में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, और गवाहियाँ तो अब उन्हें यानी अपोजिशन से भी मिल गई। तो भाई अपोजिशन भी कह रही है कि नहीं है और हुकूमत भी कह रही है नहीं है, तो फारिग करे ना अदालत उनको। ये किस तरह का अदालती निज़ाम है? ये अदालती निज़ाम जो इसमें गद्दारी के मुकदमे चल सकते हैं, और क्या लाखों आदमी पे चल सकते हैं। सही, ठीक है। आपने आइंदा की बात की और राना सनाउल्लाह साहब की बात की। अरुण साहब वो तो इस बात के लिए भी तैयार बैठे हैं कि अगर कैबिनेट इजाज़त देगी तो मैं इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हूँ। उनकी गिरफ्तारी का कितना इम्कान है खान साहब की? कोई गिरफ्तार, वो बहुत गैर मोहतात आदमी हैं। वो समझते, उन्हें पता नहीं है खौफ एक ऐसा हथियार है जो बहुत एहतियात से कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, सिलेक्टिवली। जब आप हर वक्त लोगों को खौफजदा करने पे लगे रहते हैं तो हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा है कि खौफ ख़त्म हो जाता है।
और सोशल मीडिया पे खौफ ख़त्म हो गया ना। और लोग न सिर्फ ये है कि हर जो बात है वो कह रहे हैं, जो कहने की है वो बातें भी कह रहे हैं जो कहने की नहीं है, और झूठे इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं और गालियाँ भी बक रहे हैं और तौहीन और तजलील भी कर रहे हैं, और सब कर रहे हैं एक दूसरे की। तो ये राना सनाउल्लाह साहब पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। और ऐसे आदमी को वज़ीर दाखिला बुला देना और फिर उसको कहना कि वो यानी इतने नाजुक कानूनी मामलात पे भी बात करे और IMF पे भी बात करे। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि IMF की हमने सारे IMF को धमका रहे हैं आप। ओ भाई, आपकी लीडरशिप जो है वो सरेंडर कर चुकी है, आप IMF को धमका रहे हैं, कैसी बचगा ना बात। सही है। सदर आरिफ अलवी के मुस्ताफ़ी होने के कितने इम्कानात है? मुतालबा तो ये भी सामने आ रहा है अरुण साहब। कोई इम्कानात नहीं, कोई इम्कानात नहीं है और वो भी नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, मुआवजा भी नहीं होगा। अगर ये मुआवजा कर सकते तो बहुत पहले कर लेते। जब वो गवर्नर से हलफ लेने से उन्होंने इनकार किया था, और कितने इस तरह के इक़दाम उन्होंने किए। वज़ीर आला को उन्होंने कबूल करने से इनकार किया और बाद बिल जो है उन्होंने वापस भेज दिए कौमी असम्बली को। तो वो करना चाहते तो पहले कर लेते, ऐसी कोई चीज़ होने वाली। ठीक है हारून साहब, एक अहम बड़ा सवाल उठ रहा है अदालत के फैसले को सामने लेकर कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने कहा कि जिस साइफर के ऊपर कमीशन बनाने के लिए सदर आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि हमने आपको साइफर भेजा, हमें तो वो साइफर मिला ही नहीं। क्या आपको लगता है दिया नहीं गया या उन्हें मिला नहीं है? क्या मामला क्या है ये? मैं क्या राय दे सकता हूँ। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, उसका एहतराम मलहूज़ रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वकला ने उसके इक़्तबासात पढ़ के सुनाए। मुझे ये समझ ही नहीं आया कि अदालत ने फिर तलब क्यों नहीं कर लिया। आज भाई उनसे कहते कि भाई ज़ाहिर है सब जज हमसे ज़्यादा जानते हैं कि सियाक़ो सबाक़ अहम होता है। आप एक टुकड़ा सुना रहे हैं तो पूरा बयान दें। दूसरी बात यह है कि स्पीकर ने अभी कुछ देर पहले कहा है कि हमने तो कहा था। तीसरी बात यह, हमने तो भेज दिया था। स्पीकर ने, असद कैसर ने वाज़े अल्फाज में कहा कि मैंने चीफ जस्टिस को भेज दिया था। अब वो गलत कह रहे हैं या कोई दूसरा गलत कह रहा है, मैं नहीं कह सकता। अच्छा, फिर तीसरी बात यह है कि सदर ने तो उनसे कहा कि भाई इस पर कमीशन बना दें। कमीशन बन जाता तो जाहिर है उसका मतन भी देखा जाता, और जब कैबिनेट को दे दिया था तो सुप्रीम कोर्ट को देने में क्या हर्ज था, मुझे समझ नहीं आई। वो तो कह रहे हैं अपोजिशन लीडर से भी कहा, शहबाज शरीफ साहब से भी कहा कि आप देखना चाहते हैं तो देख लें। सही, ठीक है। अब इसका फैसला तो वक्त ही करेगा कि क्या वाकया क्या है, क्या इसमें कोई गलत फहमी पाई जाती है या कोई और बात। लेकिन एक सवाल है अरुण साहब, उसका फैसला अभी तक नहीं हो सका कि ये इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उसके खिलाफ कोई साजिश हुई या मुदाखलत हुई। इन दोनों के फ़र्क के ऊपर आज भी बहस होती है तमाम जगहों पर। भाई मुदाखलत हुई ना, चलिए साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई। एक गैर मुल्की ताकत, सुपर ताकत, जिसके यहाँ पे हर जगह पे कारिंदे मौजूद हैं, मीडिया में मौजूद हैं, पॉलिटिक्स में मौजूद हैं, NGOs बेशुमार उन्होंने बना रखी हैं, ट्रेडर्स में उनकी मुदाखलत है, जिनके लोग जो हैं वो अरकान असम्बली से मिलते रहे और ऐसे लोगों से भी मिलते रहे जिनका नाम नहीं लिया जा सकता। तो मुदाखलत हुई ना। मुदाखलत क्यों हुई? साजिश को छोड़ें, मुदाखलत क्यों हुई? और मुदाखलत की तो अपना नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्दीक की कि मुदाखलत हुई है। तो क्यों मुदाखलत हुई? ये तो देखिए ना, एक लफ्ज़ों की बहस है। अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गव्वास को मतलब है सदफ से कि गौहर से। मुदाखलत तो हुई है ना, क्यों हुई मुदाखलत? तो फिर इमरान खान ठीक कहता है हम कोई गुलाम हैं, जो तुम कहो हम मान लें। सही, ठीक है। चलिए हारून साहब, अभी से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आपने भी तज़किरा किया, वो भी कौम से खिताब कर रहे थे। किसी भी वज़ीर-ए-आज़म की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती जब वो कौम के सामने आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको कैसे लगी और किस किस्म के उन्होंने ऐलानात किए? क्या आप उनसे मुतमईन है कि कितना रिलीफ दिया गया पेट्रोल पे या डीजल पे? अवाम उतना ही रिलीफ जो थी वो एक्सपेक्ट भी कर रही थी और शायद डिज़र्व भी उतना ही करती थी। डीजल की तो कीमत ठीक कम कर दी, काफ़ी कम कर दी, और वो उसकी अहमियत भी ज़्यादा है इसलिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस पर नज़ार है। किराए जो चंद हफ्ते पहले 1500 रुपये था मसलन किसी डेस्टिनेशन का, 2500 रुपये हो गया। तो डीजल की कीमत गिरने से तो उस पर फ़र्क पड़ेगा। अगरचे इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर और दूसरे लोग और ट्रकों वाले जब किराए बढ़ा देते हैं तो फिर कम नहीं करते, वो रिलीफ आवाम तक नहीं पहुँचता। लेकिन पेट्रोल की तो इतनी थोड़ी कीमत कम किया है। देखिए ना, $113-14 से $95 पे आ गया।
तो ये तो 15% कमी हो गई, तो फिर उतनी कमी तो नहीं की है। और वो 18 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा जी, सही, ये तो बहुत मामूली है। और इस पे रिएक्शन आएगा, कल अगर लोग सर्वे करेंगे, मेरा ख्याल अभी कर देंगे, सोशल मीडिया पे भी रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा। चलिए उसमें तो लोग बहुत से लोग एहतियात नहीं करते, मगर मीडिया पे रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा, लोगों से जाके पूछेंगे तो आप देख लेंगे कि पेट्रोल की कीमत में जो कमी की है तो वो लोग उससे मुतमिन नहीं होंगे। अगले उन्होंने कहा 14 महीने हमारे पास मजीद हैं, 3 मंसूबों पे काम करना है। ज़राअत के शोबे की बात की, IT की बात की, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात की। क्या नून लीग वाकई इनके ऊपर काम करेगी या फिर 14 महीने का वक्त गुजारना मकसूद है? देखिए, वक्त गुजारना ही मकसूद लगता है। ज़राअत में तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। कभी रियायत नहीं देते ये किसानों को। इमरान खान ने गैर सूदी कर्जे तक दे दिए, ये इस तरह के कोई इकदाम नहीं करते। ये तो बारदाना नहीं देते, बोरियां नहीं देते। मुस्लिम लीग के वर्करों को मिलती हैं या वो रिश्वत दे के मिलती हैं, तो ये तो कंट्रोल अपना रखना चाहते हैं ना। लेकिन ये बात ठीक है कि अगर ज़राअत में ये सीरियस हो, IT में तो 14 महीने में कुछ नहीं हो सकता। उसके रिजल्ट मतलब इतना हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद रिजल्ट आने लगे, और IT के तो पहले दिन इन्हें कहना चाहिए था। उसमें तो इमरान खान साहब के दौर में अगरचे काफ़ी तरक्की हुई, लेकिन कम हुई, उससे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ये तो IT वगैरह को अहमियत नहीं देते, कंजर्वेटिव लोग हैं। और ये अभी मंसूबा बनेगा, फिर IT पे काम शुरू होगा, फंड एलोकेशन होगी। हमारा सिस्टम इतना बर्क रफ्तार नहीं है कि 14 महीने में रिजल्ट निकला है। लेकिन ये बात दुरुस्त है, दोनों बातें दुरुस्त हैं उसूली तौर पर। अमली तौर पर जब ये करेंगे देखेंगे, हुक्मरानों के बातों का कोई एतबार नहीं होता। IT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्रीकल्चर की अहमियत यह है कि उसमें नतीजा जल्द निकल आता है। अभी गंदम में हम देख लेंगे, गंदम तो देखिए ना, मैंने आपसे अर्ज किया कि लोग गंदम बहुत सारे काश्त करना ही छोड़ देंगे, इसलिए कि कनोला में अखराजात आधे होते हैं और आमदन दुगनी होती है, तो लोग गंदम क्यों खाएंगे। गंदम जो है बर वक्त खरीदनी थी, जैसे इमरान खान के दौर में गैस का बर वक्त खरीदारी नहीं हुई थी। हमारे जैसे कितने लोग चीखते रहे कि ये मौका है, इसका सौदा कर लें, सही, तो नहीं हुई थी। इसी तरह गंदम का तो अब तक इन्हें कर लेना चाहिए था। जो इक़दाम कर रहे हैं उसमें वक्त कितना रह गया। देखिए, ये जो बरसात की बारिशें हैं, इन पे गंदम का बहुत कुछ इन्हिसार होता है। ये जो नमी रह जाती है, एक तो इसका चावल की फसल को फ़ायदा होता है, दूसरा ये जो नमी रह जाती है उससे गंदम की फसल को फ़ायदा पहुंचता है। तो उसमें जो काम कर रहा है अभी कर लें, ठीक, बढ़ा दें और कोई इंसेंटिव दें, और ख़रीदारी कहें कि जी सारी ख़रीदारी कर लेंगे, या उसकी कोई गारंटी दें। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, नंबर 1 ज़्यादा है। दूसरा, वो जंग जब तक यूक्रेन वाली ख़त्म नहीं होती, जो आसानी से तो ख़त्म होती नज़र नहीं आती। अगर कोई ख़त्म करा सकता है, उसमें कोई रोल प्ले कर सकता है, तो चीन कर सकता है। और कभी उस तरफ तो कोई इनिशिएटिव लिया ही नहीं गया, किसी और ने भी नहीं लिया, अमरीकियों ने भी नहीं लिया, यूरोप ने भी नहीं लिया, कोई बात ही नहीं कर रहा। तुर्की ने थोड़ी सी बात की है, ठीक, तो वो देखिए अमल दरामद होगा तो पता चलेगा। ठीक है हारून साहब, इमरान खान साहब क्या बात कर रहे हैं, उनके इस दावे में कितनी हकीकत है या कितना ये दावा दुरुस्त है कि जब उनको बरतरफ किया गया तो पूरे आलम इस्लाम के अंदर सोग मनाया गया, क्या ये दुरुस्त बात है? बिल्कुल दुरुस्त बात है, सिवाय उन मुल्कों के जहाँ मीडिया आज़ाद नहीं है। मतलब वहाँ भी रिफ्लेक्शन तो इसकी हुई कुछ न कुछ। ये तो वहाँ भी कहा गया कि पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो सोगवार हैं। इस पर पूरे आलम इस्लाम में सोग मनाया गया, और आज़ाद दुनिया में भी, यानी चीनियों ने भी, अगरचे वो खामोश रहने के आदी हैं, वो ज़्यादा इज़हार ख्याल नहीं करते, मगर इशारतन तो उन्होंने भी इस पर अफसोस का इज़हार किया। रूसियों ने अलग ऐलान किया, और आपने गौर किया कि इमरान खान के दौरे के बाद रूस में मुसलमानों पर पाबंदियाँ नरम हुई हैं जी। जाहिर है कि वो उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि पाकिस्तान को भी यानी कोई पैगाम दिया जाए, आलम इस्लाम को भी दिया जाए। मास्को में इतना बड़ा इज्तिमा कभी नहीं हुआ था मुसलमानों का जितना इस ईद उल ज़ुहा पे हुआ है। तो सोग तो मनाया गया, इसमें कोई शक ही नहीं है। और आलम इस्लाम सोग मनाए या ना मनाए, ये इस पर ये नहीं आरा मुख्तलिफ हो सकती हैं, और नहीं भी मुख्तलिफ तो लोग मुख्तलिफ आरा का इजहार करेंगे, क्योंकि ये कौम की जो हालत जिस तरह ये तकसीम हो चुकी है, तो ये तो जो भी कोई एक आदमी बात कहेगा तो दूसरे उसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों ने तो सोग मनाया ना, ऐसा सोग नवाज शरीफ साहब भी लेके निकले थे ना लोगों को, तो फिर क्या रिस्पॉन्स उन्हें मिला था? चंद हफ्ते के बाद ठंडे हो गए थे।
और फिर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की। तो पाकिस्तानियों ने तो आलम सारी दुनिया में शोक मनाया ना, अमेरिका में भी मनाया, कनाडा में भी, बरतानिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, डेनमार्क में भी, स्वीडन में भी, हॉलैंड में भी, हर जगह जहाँ पाकिस्तानी थे उन्होंने इसका शोक मनाया। सही है, ठीक है। उनके शोक मनाने की तो अहमियत है या नहीं है? ठीक, बिल्कुल ठीक बात है आपकी हारून साहब। मगर क्या इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ को भी दुरुस्त माना जा सकता है कि यकीनी तौर पे ये हम सब जानते हैं कि मुल्क को मुत्तहिद करने के लिए फ़ौज सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे अहम क़ुव्वत है, मगर उसके लिए भी उसे एक मकबूल पार्टी की तायद दरकार होती है। क्या ये इमरान खान साहब दुरुस्त बात कर रहे हैं? असल बात तो ये है कि देखिए ना, आइन मुल्क को मुत्तहिद करता है। हाँ। और यानी अगर अदालती निज़ाम अच्छा है, लोगों को इंसाफ मिल रहा है, पुलिस ठीक है, तो तब लोग मुतमिन होते हैं। दूसरी बात यह है कि कौम फ़ौज की पुश्त पे खड़ी होनी चाहिए। जब टेररिज्म का आगाज़ हुआ तो बड़ा कन्फ्यूजन था उसामा बिन लादेन के बारे में और इनके बारे में, तालिबान के बारे में। ये कन्फ्यूजन जैसे जैसे दूर होता गया और कौम, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं गया एक फ़ौजी अफसर से मिला सवात में, तो उसने कहा, मैंने अपने वालिद से कहा मेरे लिए दुआ करें, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए भी दुआ करूंगा, उनके लिए भी दुआ करूंगा, यानी तालिबान के लिए भी। लेकिन फिर आपने देखा कि कन्फ्यूजन दूर हो गया और लोग वो वाक़या जब हुआ गोली चलने का, क्या उस बच्ची का क्या नाम है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है? मलाला की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, मलाला पे तो बहुत से लोगों ने कहा ड्रामा है। ड्रामा तो नहीं था, गोली तो चली थी, गोली तो उसे लगी थी। आपको उसके ख्यालात से इख्तलाफ हो या इत्तफाक हो, गोली तो लगी थी, गोली तो कोई ड्रामा नहीं था। गोली कोई ड्रामा होता है? एक बच्ची के सर पे गोली लगी, आप कह रहे हैं ड्रामा। लेकिन कन्फ्यूजन दूर होता गया, कौम पुश्त पे आके खड़ी हो गई और ये इराक और लीबिया और शाम बनने से बच गया। तो कौम पुश्त पे खड़ी हो, लेकिन मिनिमम ये है कि एक पॉपुलर पार्टी तो खड़ी हो और बाकी पार्टियां भी जो हैं उनकी भी कशीदगी ना हो। वो भी ये न कहें कि फलां पार्टी की तायद कर रही है फ़ौज या फलां की मुखालफत कर रही है। तो ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन मुकम्मल बात नहीं है। ये मुकम्मल बात ये कि कौम का फ़ौज की पुश्त। ठीक है, एक आखिरी सवाल, फिर मैं IMF के मुआहदे की तरफ चलूँगी। हारून साहब, ये तो वज़ीर-ए-आज़म के सवाबदीद है कि अगर उन कौम से खिताब करना है या किसी चीज़ की कीमत को बढ़ाना या कम करना है तो वो वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करेगा। मगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पहले ही मरियम साहिबा ने जलसे के अंदर ये ऐलान कर दिया कि कुछ देर बाद पेट्रोल की कीमतें कम होने का ऐलान आप लोगों के सामने आ जाएगा। ये कुछ मुनासिब आपको लगता है? नहीं, मुनासिब तो कोई चीज़ नहीं है। था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ। तो ये तो असल में मेरा ख्याल है कि ये पेट्रोल कम करने की, कीमत कम करने का पैगाम आया ही वहाँ से है। अच्छा, लंदन से। और वो देखिए ना, बड़ा फखरिया कह रही थी कि उसने लंदन में बैठ के इमरान खान के साथ ये किया और फलां किया और फलां किया। जो इमरान खान ने किया इनके साथ, वो तो इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी, कभी भूल नहीं सकेंगी। तो वो वहाँ से पैगाम है और ये मेरा ख्याल आर्जी हो सकता है। ये जब IMF का डंडा चलेगा तो वो मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा अरसे के लिए इजाज़त नहीं, इल्ला ये एक सूरत हो सकती है। अच्छा, खुदा करे कि ऐसा ही हो जी, कि पेट्रोल की कीमतें जो 112, 13, 15 डॉलर से 95 डॉलर पे आ गई, अगर और गिर जाती हैं, फर्ज कीजिए जी, ये भी कोई नामुमकिन तो नहीं है यूक्रेन में जंग बंद हो जाए। तो फिर उसके नतीजे में माहिरीन ये कहते हैं कि जो इस वक्त सप्लाई और डिमांड की पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी जितना कंज्यूम होता है फ्यूल दुनिया में और जितना फराहम हो सकता है, इसको मलूद रखा जाए तो कीमत 70 डॉलर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर यूक्रेन की जंग बंद हो जाती है, वो जंगें लामहदूद तो नहीं होती हैं और ये कोई आलमगीर जंग तो हो नहीं रही है ठीक, कि ये जल्दी बंद ना हो सके। तो ये अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई माकूलियत जो है वो गालिब आती है और कोई बातचीत शुरू हो जाती है, फर्ज कीजिए 6 हफ्ते में बंद हो जाती है, 8 हफ्ते में, 2 महीने में बंद हो जाती है, ठीक, तो ये 70 डॉलर या उससे भी कुछ कम हो सकती है, इसलिए कि उस वक्त प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। सही है, ठीक है। उस सूरत में मुस्तकिल तौर पर यह मुमकिन। ठीक है, IMF के एग्रीमेंट के हवाले से मैं बात करूंगी। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस कंटिन्यू करेंगे और पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर भी बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, IMF की तरफ से जो एलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक तो ये मुआहिदा अभी स्टाफ की सतह पर हुआ है, बोर्ड की मंजूरी तो मिली नहीं है। मौजूदा हुकूमत किस लिए फिर शादियाने बजा रही है? बस वो तो नून लीग वालों ने तो, आपको याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल करार दिया था उस वक्त मिठाई बांट दी थी। यानी जो फैसला पहला आया उसमें को वो फैसला तो नहीं था,
उसमें तो ये था कि इसकी प्रॉपर समाअत होगी, मुख्तसर अल्फाज में। उस वक्त मिठाइयाँ बांट दी थी। भाई IMF का क्या भरोसा है? अमेरिका जो इंतकाम लेने पे तुला हुआ है पाकिस्तानी कौम से, ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से अफ़गानिस्तान में हुई है, तो आप किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं? ये कोई नामुमकिन तो नहीं है कि अगले 6 हफ्तों में, ये तो अगस्त के आखिर में आपको मिलने हैं पैसे, तो अगले 6 हफ्तों में कोई और शरात लगाएं। फिर जो उन्होंने शरात इस वक्त लगाई हैं कि एक्सचेंज रेट जो है वो अगरचे इशारा है लेकिन बिल्कुल वाज़ेह है। डॉलर की जो प्राइस है वो अपना, यानी हुकूमत उसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगी, यानी ये डॉलर जब बढ़ता बढ़ता चाहे जहाँ मर्जी चला जाए। फिर ये है कि माली पॉलिसियाँ ठीक रखनी होंगी। अब ये ठीक का क्या मतलब है? ठीक का तयन IMF करेगी ना। सरकारी अदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाई जाएगी, एंटी करप्शन के अदारों की कारकर्दगी इम्प्रूव की जाएगी, सूबे अपना खसारा कम करेंगे। तो सूबों से आप कितनी सूझबूझ की तवक्को रखते हैं कि वो अपना खसारा कम करेंगे? कोई यकीन भी नहीं है। और बजट में जो ऐलानात किए गए हैं, यानी IMF के दबाव के तहत उन पर अमल दरामद पूरी तरह होगा। तो ये तो बहुत सी शर्तें हैं अभी तो, और जो अपना खामोशी से कोई शर्त अगर मनवाई गई है तो हमें मालूम नहीं है, वक्त के साथ पता चलेगा। तो क्या पाकिस्तान के ऊपर से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो गया या फिल वक्त मुलतवी है हारून साहब? नहीं, मुलतवी हुआ। अगर सारे अंदेशे हमारे गलत हों, फ़र्ज़ कीजिए जो अंदेशे मैंने जाहिर किए हैं खुदा करे कि वो गलत साबित हों, तो भी मुलतवी हुआ है ना। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगले साल जून तक, 11 महीने तक। भाई देखिए, आपकी बरामदात बढ़ी हैं चंद सालों में, बढ़ी हैं 3 गुना, और आपकी यानी कोई 10 से 12 साल के अरसे में, और आपकी जो 15 साल कह लें, और आपकी जो दरामदात बढ़ी हैं, इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, वो 6 गुना बढ़ी हैं, 600%। तो मसलन पिछले साल का हिसाब लगा लेना, आपको मिले कोई 31 बिलियन डॉलर की तकरीबन हुई एक्सपोर्ट, और 32 बिलियन डॉलर आए आपके तरसीलात ज़र से समंदर पार पाकिस्तानियों ने जो भेजे। तो ये कितने हुए? 63 बिलियन डॉलर, और 80 बिलियन डॉलर की आपकी दरामदात है, तो 17 बिलियन डॉलर कहाँ से आएंगे? यही सूरत हाल इस वक्त है। अब आप अशियाए तय्युश की मैं आज तो कर रहा था, वज़ीर साहब ऐलान करेंगे। अच्छा, तो ये कीमती गाड़ियाँ चंद महीने के लिए भी नहीं आप रोक सकते। ये जो 3 लाख रुपए का मोबाइल है, ये चंद महीने के लिए भी नहीं आप रोक सकते। ये कुत्तों की ग़ज़ा हद हो गई, और ये चॉकलेट और ये मेकअप का जो बहुत महंगा सामान है, गैर मामूली तौर पे महंगा है, और चीज़ें हैं। फिर ये है कि ये सूरत हाल अगर इतनी ख़राब है तो पेट्रोल की कुछ राशनिंग करें भाई। अच्छा, तो करनी ही पड़ेगी फाइनली। अगर ये प्राइस ये रहती है, अल्लाह करे प्राइस कम हो जाए, तो वो ये इस तरह थोड़ी होता है। एक घर का बजट जैसे होता है ऐसे मुल्क का बजट होता है। आप सरकारी अखराजात कम करें। सरकारी अखराजात की तो सबसे बड़ी मिसाल मैं मुस्तकिल दोहराता रहता हूँ कि 7 करोड़ रुपए तो लगा दिए स्विमिंग पूल पे। कहीं से कोई सरकारी अखराजात कम होने की खबर आ रही है? 4-4, 6-6 गाड़ियाँ बाद अफसरों के पास हैं। अभी एक अफसर का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको 3 महकमों का चार्ज दिया, 3 महकमों की गाड़ियाँ उसके पास हैं पंजाब में। सही। और अभी यानी ये जो इलेक्शन में जो वादे कर रहे हैं सड़कें बनाने के, और ये तो मोहल्लों में जाते हैं, कहते हैं कितनी नौकरियाँ चाहिए, कौन कौन बेरोजगार है, उनकी फहरिस्तें दे दें। तो वो ये तो सारी तो पॉलिटिकल सियासी तरजीहात के तहत अपने इलेक्शन के तहत फैसले करते हैं। तो ये आसान नहीं होगा। बहुत से सादगी का उन्होंने बड़ा लेक्चर दिया, बड़ा अच्छा किया। खुद भी सादगी इख्तियार करें। 3000 कनाल के घर में कौन रहता है? वो इमरान खान का मजाक उड़ाते हैं, वो भी वैसे असराफ है। इमरान खान साहब से मैंने कहा था, उसी वक्त कहा था जब वो मकान बना रहे थे कि असराफ है ये। कुरान मजीद ने इससे मना किया। वो तो 300 कनाल है, यानी मकान तो खैर 4 कनाल का ही होगा, तो 300 कनाल जगह है खाली, तो इनकी 3000 कनाल है। और सोने की टूटियाँ, सोने के पानी उस पर है, टाइलों पे सोने का पानी है। भाई आप खुद भी तो कोई कफायत शारी का ऐलान करें, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट कम करें, प्रेसिडेंट हाउस का बजट कम करें, चीफ मिनिस्टर का हाउस बजट कम करें, डिस्क्रिशनरी जो फंड्स हैं आपके सवाबदीद पे वो कम करें। तो सादगी तो ऊपर से शुरू होती है। वो चीनी कहावत है कि मछली सर से सड़ना शुरू होती है। सही है। वैसे आपको बता दूं हारून साहब, रुपया डिवैल्यू होने की वजह से पाकिस्तान का 3000 अरब रुपए का कर्ज मजीद बढ़ गया है। वो तो जाहिर है, जब रुपया डिवैल्यू होगा तो कर्ज तो बढ़ेगा।
अब ये जब रोए पीटे, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जो सबसे बड़ा ब्लंडर इस हुकूमत ने किया है, लोग और चीज़ों की बात करते हैं, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा ब्लंडर ये है कि ख्वाजा आसिफ ने कहते हैं हमारी ज़िंदगी मौत अमेरिका के हाथ में है। यही उसका खुलासा है ना जो उन्होंने बयान दिया था। यही शहबाज शरीफ साहब ने कहा। जब आप ये करेंगे तो दुनिया आपको ब्लैकमेल नहीं करेगी क्या? ठीक है, अब पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन की बात करते हैं। हारून साहब, नून लीग के लिए तो कहा जा सकता है बहुत बड़ा रिलीफ है, IMF का मुआहिदा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हो जाए, पेट्रोलियम की कीमत कम हो जाए, तो ये इत्तेफाक है? मैं तो समझती हूँ ये महज एक इत्तेफाक है, आप क्या समझते हैं? देखिए, इस पे आखिरी फैसला तो तारीख ही सादर करेगी, लेकिन IMF की ज़ाहिर है इन्होंने मिन्नत समाजत की, वरना ये है कि वो 1.5 महीना 2 महीने तो उन्होंने नहीं किया, और मुफ्ती साहब ने ऐलान भी कर दिया था एक आध दिन में, जो कि नहीं किया, तो अभी क्यों हुआ? ज़ाहिर है मिन्नत समाजत की कि हम मर रहे हैं और मेहरबानी करें, और ज़ाहिर है शरात भी सख्त मानी होंगी, कुछ ना कुछ वक्त के साथ पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो 18 जुलाई तक मुलतवी तो हो सकता था, जब जो मुख्तसर फैसला तो आ चुका था और नाफज भी हो चुका था जी, यानी उसकी जो भी इम्प्लीकेशंस होनी थी वो तो हो गई थी। तो ये 18 जुलाई तक मुलतवी तो हो सकता था। अब जज साहबान बेहतर समझ सकते हैं कि अब उन्होंने क्यों किया। सही। तो बहरहाल इसके असरात तो हैं, नून लीग के हक में कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन वैसे जो बगावत पैदा हो चुकी है जिन जहनों में, आप उनका क्या कर लेंगे, ये सब कुछ भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा। फ़र्क बहुत है, जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के सर्वे हुए हैं बहुत ज़्यादा है, और मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जो है वो आसानी से होंगे, और मेरा ख्याल है कि बहुत तसादम होगा, क्योंकि वो भी तुले हुए हैं, ये भी तुले हुए हैं। अच्छा, ठीक है। वैसे रेंजर्स तैनाती के हवाले से भी हारून साहब खबरें सामने आ रही हैं, भक्कर है, उसमें मुल्तान है और लाहौर के हल्के डाले गए हैं, जहाँ पर सवाल ये है कि रेंजर्स को इख्तियारात कितने दिए, उन्हें धांधली रोकने का इख्तियार दिया है। ये दोनों पार्टियां जिस इश्ताल के आलम में हैं, वो अल्लाह करे कि मेरा अंदाज़ा गलत हो, मुझे ये सुकून से गुजरते इलेक्शन नज़र नहीं आते। अगर आज सुकून से गुजर जाएं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। वैसे हारून साहब, जिस मुबैना धांधली की बात कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर लेते धांधली नहीं होती, फ़र्ज़ कर लेते इमरान खान साहब ज़्यादा मार्जिन के साथ जीत जाते हैं इस इलेक्शन को, क्या खान साहब फिर मुज़ाकरात की तरफ आएंगे, आमादा होंगे बातचीत के लिए? जीतने हारने को तो छोड़ दीजिए, अगर इलेक्शन शफाफ होंगे, यानी बिल्कुल ना जीते इमरान खान साहब, जितनी सीटें वो चाहते हैं 14-15 चाहते हैं, तो वो उनका अंदाज़ा ये है, जो यानी बाहर तो वो 20 तक कह देते हैं, 14-15 का उनका अंदाज़ा है, कम अज़ कम 13। अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं तो लोग अंधे तो नहीं हैं, मीडिया देख रहा है ना जी। मीडिया में कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनकी कोई साख है, पाफन देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया है, बहुत से लोग हैं जिनकी राय की अहमियत है। तो वो अपना लोग अगर कह देंगे तो इमरान खान पे दबाव आ जाएगा। ठीक है, दोनों लोग कहेंगे शफाफ इलेक्शन। ठीक है। हारून साहब, एक तो मुल्तान, जहाँ पे इमरान खान साहब अभी जलसा भी कर रहे थे, मुल्तान से अजीबोगरीब सी खबरें आ रही, कुछ शिकायतें आ रही हैं अजीबोगरीब सी, हर जगह से आ रही हैं। मुल्तान का चर्चा ज़्यादा है क्योंकि उसमें बड़े प्लेयर हैं, उसमें प्लेयर सिर्फ अपना ये नून लीग और वो नहीं है अपना, या यूं कह लें कि अपना वहाँ मकामी उम्मीदवार प्लेयर नहीं है, वहाँ शाह महमूद कुरैशी हैं, तो दूसरी तरफ खामोशी से उनकी मदद कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। अच्छा। और रुपया जो है वो लोगों का वहाँ कहना कि पानी की तरह बहाया जा रहा है, और दोनों उम्मीदवारों पर इल्ज़ाम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो सोया पड़ा है और सोया पड़ा रहेगा। अजीब इलेक्शन कमीशन है, दावे रोज़ करता है, रिपोर्ट तलब कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। 1 महीना तो इसे इलेक्शन कमीशन को लगा वो 5 सीटों का ऐलान करने में, जो उनका हक था, वो भी सुपीरियर जुडिशरी ने मुदाखलत की तो तब किया, फिर भी ताख़ीर से किया सुपीरियर जुडिशरी की मुदाखलत के बावजूद। तो वो तो हर कहीं से शिकायत हैं। मुल्तान से ज़रा चर्चा ज़्यादा हो रहा है मुल्तान का, इसलिए कि वहाँ ज़रा नुमाया उम्मीदवार हैं और मार्का ज़रा सख्त है। ठीक है, आखिरी मेरे पास 2 मिनट है हारून साहब, एक ही सवाल करूंगी, उम्मीद है कि आप उसी में तफसील बताएंगे। सेनेट की कमेटी बराए दिफा के सरबराह हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने हिडन चीज़ें तो बताई हैं मगर मुकम्मल तफसील नहीं बताई, वो तफसील आप हमें बताएंगे। देखिए, जनरल क्यानी ने कहा था, जिस मीटिंग में ये मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, इत्तफाक से हम दोनों ही थे,
जनरल कियानी ने कहा था, मैंने उनसे कहा कि अफ़गान आर्मी नहीं बन सकती, 8-9 बिलियन डॉलर सालाना चाहिए, कबायली माशरा बहुत तेज़ी से जदीद माशरे में नहीं ढलता। उन्होंने 2 बिलियन या 3 बिलियन डॉलर मंजूर किए। उन्होंने कहा एक कौमी फ़ौज नहीं बन सकेगी, और बहुत सी तफसीलात है उसमें। ये मिशाइल साहब ने ठीक कहा कि 3.5 लाख फ़ौज थी और तनख्वाह अमलन 50,000 थी, तनख्वाहें 3.5 लाख की जाती थी। वो अफ़गानी भी पैसे खा रहे थे और अमरीकी भी खा रहे थे। हैरत अंगेज़ बात नहीं है कि उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, लेकिन अब उसमें बहुत सी अहम बातें हैं। ये बात दुरुस्त है कि ओबामा के हाथ में उन्होंने पकड़ाया एक ख़त, उस ख़त में उन्होंने ये कहा था, जो मुशाहिद साहब शायद भूल गए, उस ख़त में उन्होंने ये कहा था कि आइंदा पाकिस्तान से इन हक़ाइक़ को मलहूज़ रखते हुए बात की जाए, पाकिस्तानी फ़ौज से। और बात तो ज़ाहिर है फ़ौज ही कर रही थी, और वो ओबामा से मिलने नहीं गए थे, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मिलने के लिए गए थे। ओबामा इतने में कमरे से निकले, ठीक है, तो उन्होंने उनको दे दिया कि ये है आपके लिए, और ओबामा ने वादा किया। ये मुशाहिद साहब ठीक कहते हैं कि ओबामा ने कहा कि वो इसको मलहूज़ रखेंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके सामने वो बुझ गए, कुछ कर नहीं सके। चलिए वक्त ख़त्म हो गया। हारून साहब बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे तमाम देखने वालों को शुक्रिया। जी अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।